नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में मेरी कल्पना का आदर्श समाज नामक पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। इसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। हमने इस पाठ का पहला भाग श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पाठ पढ़ लिया है। अगर आप में से कुछ लोगों ने इस पाठ का अध्ययन नहीं किया है तो आई बटन पर क्लिक करके इस पाठ के पहले भाग का अध्ययन आप कर सकते हैं। बच्चों, इस दूसरे भाग में जिसका शीर्षक है मेरी कल्पना का आदर्श समाज, यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक ऐसे समाज की कल्पना करना चाहते हैं जिस समाज में सभी लोग आपस में प्रेम पूर्वक रहें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब हम चलते हैं हमारे पाठ की ओर जिसका शीर्षक है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। यहाँ पे लेखक एक आदर्श समाज की कल्पना करते हुए ये कहते हैं कि मेरा जो आदर्श समाज है वो स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित होना चाहिए। भ्रातृता का मतलब होता है भाईचारा। और ये भी कह रहे हैं कि जो आदर्श समाज है उसमें इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि जब भी समाज में कोई नया परिवर्तन हो तो समाज के लोग उसे स्वेच्छा से अपना सकें और समाज के लोगों में एक दूसरे के प्रति ऐसी भाईचारा हो, ऐसा मेल मिलाप हो जैसे कि दूध और पानी का मिश्रण होता है। आपने देखा है कि दूध और पानी का मिश्रण को अलग करना मुश्किल होता है, तो उसी तरह से यहाँ पे अंबेडकर जी चाहते हैं कि हमारे समाज के लोगों में ऐसी भाईचारा होनी चाहिए कि जैसे दूध और पानी का मिश्रण। अब साथ में ये कह रहे हैं कि इसी का दूसरा नाम है लोकतंत्र। अब हम उसे नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि लोकतंत्र क्या है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लोकतंत्र जो है केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, इसमें ये आवश्यक है कि समाज में जो लोग हैं वो अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव एक दूसरे के अंदर होना चाहिए। अब आगे ये है कि इसी तरह से स्वतंत्रता में संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो ये कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों का अधिकार होना चाहिए। और जाति प्रथा वाले समाज में अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं है, जिससे व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता ना देना व्यक्ति को एक दास्ता में जकड़कर रखना होगा। और ये जो दास्ता है वो केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता, बल्कि दास्ता में ऐसी स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ लोग व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। कभी कभी ये होता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा नियम कानून बना दिया जाता है कि वो नियम कानून को ना चाहते हुए भी विवश होकर उसका पालन करना पड़ता है। तो यही बात कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि एक दास्ता में लोगों को जकड़ कर रखना। जैसे कि कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं, जैसे कि कोई शुरू से जाति प्रथा के आधार पे उसका काम है हर जगह की गंदगी साफ करना, लेकिन उसके बाद जो वंशज आगे आ रहे हैं उनका मन नहीं है वो काम करने का, लेकिन फिर भी उसे वो काम उसके ना चाहते हुए भी उसे करना पड़ता है। अब हम चलते हैं समता पर विचार करने के लिए कि ये समता है क्या। समता का मतलब होता है समानता का अधिकार। यहाँ पे समता के लिए कहा गया है कि असंभव होते हुए भी यह एक नियामक सिद्धांत है। और एक बात बताई गई है
कि मनुष्यों की जो क्षमता है वो 3 बातों पर निर्भर रहती है। पहला शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। और अंत में तीसरा है मनुष्य के अपने प्रयत्न। तो शारीरिक वंश परंपरा जो उस कुल में पैदा हो रहा है उसकी किस तरह की शारीरिक बनावट है, उसका रंग भेद क्या है ना, और उसकी किस तरह से परंपरा चली आ रही। और दूसरा है सामाजिक उत्तराधिकार कि उसके माँ बाप का जो सामाजिक स्तर है वो क्या है और वो बड़े होके किस तरह की शिक्षा ग्रहण कर रहा है और आगे चल के वो अपनी उपलब्धियां खुद कैसे लेके आ रहा है, जिसके कारण वो दूसरे लोगों से अपना एक अलग स्थान रखता है। और तीसरी अहम बात है मनुष्य के अपने प्रयत्न कि मनुष्य उसके बाद खुद अपने प्रयत्न से अपने वंश को, अपने परिवार को और स्वयं को कितना आगे बढ़ा सकता है, ये उसके खुद के प्रयत्न के ऊपर रहता है, चाहे वो उच्च कुल का हो या निम्न कुल का। तो इसीलिए कहा गया है कि क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए। तो इस तरह की जो बातें करते हैं तो समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब होता है? कुछ नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको वे हमेशा उत्पीड़न का शिकार होते रहते हैं, लेकिन वो अपने स्वयं के प्रयत्न से अपने आप को, अपने परिवार को आगे बढ़ा लेते हैं। लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग रहते हैं वो अपने परिवार और कुल को आगे नहीं बढ़ा पाते। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि क्या इन सब के कारण ऐसे लोगों के साथ मतलब असमान व्यवहार करना चाहिए? तो ये गलत है, नहीं, बल्कि हमें ऐसे लोगों के साथ असमान व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको उनकी क्षमता का विकास करने के लिए पूरा प्रोत्साहन देना चाहिए कि वे और आगे बढ़ें। क्योंकि जो उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे ही लोग निश्चय बाजी मार लेते हैं। जो उत्तम कुल में पैदा रहते हैं उनकी शिक्षा भी उच्च होती है और शुरू से उनको पैतृक संपदा और व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त होता रहता है। तो यहाँ पे अम्बेडकर जी का कहना है कि ऐसे लोगों को तो पूर्ण सुविधा मिल जाती है और वही लोग इसके पक्ष में रहते हैं, और ऐसे लोग के पक्ष में निर्णय देना सही नहीं है, बल्कि हमें जो निम्न वर्ग के लोग हैं और ऐसे लोग जो अपने प्रयत्न से ही आगे बढ़ जाते हैं तो हमें इनको और प्रोत्साहन देना चाहिए। और दूसरे शब्दों में कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए, और समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह संभव है कि जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराया जाए। ये तभी संभव हो सकता है जब समाज के सदस्यों को शुरू से ही हमें उन्हें समान अवसर मतलब उनकी योग्यता के अनुसार वो कार्य और उनके साथ व्यवहार भी हम वैसा ही करें, तब वो आगे बढ़ सकते हैं। अब चलते हैं हम समता के औचित्य पर कि ये जो इसका औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता। यहाँ पे आगे बात करते हुए कह रहे हैं कि उसका आधार क्या है समता के औचित्य का व्यवहार। तो यहाँ पे राजनीतिज्ञ देख रहे हैं, राजनीतिज्ञ पुरुष जो होते हैं उनका बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है, और अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास ना तो इतना समय होता है कि वो प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी ले सके। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो राजनीतिज्ञ हैं वो समय की कमी के कारण भिन्न भिन्न लोगों से उनके बारे में नहीं पूछ सकते और ना ही उनको उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति वे कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्हें सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, और राजनीतिज्ञ जनता की आवश्यकताओं को अलग अलग तरीके से पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हर किसी के पास बारी बारी से जाके उसे क्या कमी ये पूछ नहीं सकता। इसलिए उसे व्यवहार
व्यवहार्य सिद्धांत अपनाना चाहिए, मतलब समानता का व्यवहार करना चाहिए। और यहाँ पे एक बात कही गई है मानवता, तो कह रहे हैं कि मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों व श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। इसीलिए राजनीतिज्ञ को व्यवहार के सिद्धांत के अनुसार, यहाँ पे अंबेडकर जी ने कहा है कि व्यवहार का सिद्धांत भी वही है कि मनुष्यों के साथ हमें समान रूप से समान व्यवहार करना चाहिए। तो उसी के अनुसार राजनीतिज्ञ को सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो व्यवहार जो है उसकी एकमात्र कसौटी क्या है? समता, मतलब समानता, उसका वर्ग या भेद नहीं। क्योंकि जो समता है वो एक काल्पनिक जगत की वस्तु है। इसलिए राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को अपनी दृष्टि से देखते हुए उसे एक ही मार्ग अपनाना चाहिए कि उसे सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, ना कि किसी के वर्ग या भेद को देखकर व्यवहार करना चाहिए। तो ये था आपके पाठ का सार कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज। अंबेडकर जी का उनका सपना यही था कि उनका समाज ऐसा होना चाहिए कि समाज के रहने वाले सभी लोग बिना भेदभाव के एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, तभी हमारा लोकतंत्र जो है वो सही रहेगा और लोगों के बीच कोई भी आपसी मतभेद नहीं रहेगा और सभी लोग प्यार से रहेंगे। इससे देश में भी चारों ओर शांति ही शांति और खुशियाँ रहेगी। तो इस तरह से आपका मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ जो है वो समाप्त होता है। बच्चों, अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर पे चर्चा करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, लेखक के मत से दास्तां की व्यापक परिभाषा क्या है? तो इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे कि अपनी इच्छा के विरुद्ध व्यवसायों को अपनाना दास्तां का सशक्त उदाहरण है। लेखक के अनुसार दास्तां केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। यह वह स्थिति है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है, चाहे उनकी मर्जी हो या ना हो। जब तक समाज में समता समानता स्थापित नहीं हो जाती तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते और तब तक इस दास्तां से मुक्ति पाना संभव नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि हमें कभी कभी कुछ लोगों के द्वारा जो निर्धारित व्यवहार और कर्तव्य पालन करने के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं और ना चाहते हुए भी हमें विवश होकर वो सारी चीज़ों को करना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि जब तक समाज में समानता और समता स्थापित नहीं हो जाती तब तक हम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो सकते और हम इस दास्तां से मुक्त भी नहीं हो सकते। अब इसमें दूसरा प्रश्न है, आदर्श समाज की स्थापना में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की सार्थकता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार उनका आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भाईचारा पर आधारित होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता रहेगी और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दक्षता, क्षमता और कौशल विकास करने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए आदर्श समाज के हर व्यक्ति को प्रारंभ से ही समान व्यवहार उपलब्ध होना चाहिए। कि ये जो सारी चीज़ें हैं कि एक व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसकी दक्षता, कौशल, ये सारी चीज़ों के अनुसार उसे अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है और ये तभी हो सकता है जब समाज में हर व्यक्ति को शुरू से ही समान व्यवहार उपलब्ध होने चाहिए और अगर समान व्यवहार उपलब्ध नहीं होगा तो ये कर पाना भी मुश्किल है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, जिसमें शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर समता को
एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं? तो इसका उत्तर में लिखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर समता को एक व्यवहार्य मानने का आग्रह इसलिए करते हैं क्योंकि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आरंभ से ही समान अवसर व समान व्यवहार मिलना चाहिए, तभी समाज का सुचारू रूप से विकास हो सकता है। उनके अनुसार उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा आदि का लाभ उच्च वर्ग के लोगों को ही मिलता है। इसलिए राजनीतिज्ञ को भी जनता के साथ व्यवहार्य सिद्धांत का पालन करना चाहिए। जैसे कि हमने पाठ के सार में देखा है कि जो निम्न वर्ग के लोग रहते हैं वो कभी कभी अपनी अच्छी दक्षता, कौशलता के कारण अपने वंश परंपरा को आगे बढ़ा लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें समान व्यवहार नहीं मिल पाता। इसलिए यहाँ पे अंबेडकर जी ने एक व्यवहार सिद्धांत को मानने का आग्रह किया है कि अगर समाज में शुरू से ही हर व्यक्ति को समान अवसर व समान व्यवहार मिले तो वो भी आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो प्रथा बनी हुई है उसके अनुसार कि सिर्फ उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति और पैतृक संपदा आदि का जो लाभ है वो उच्च वर्ग के लोगों को ही मिलता है। इसीलिए जो राजनीतिज्ञ हैं, राजनेता हैं, उनको भी जनता के साथ समान व्यवहार्य सिद्धांत का पालन करना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श समाज की कल्पना में भ्रातृता का महत्व स्पष्ट कीजिए। पाठ के सार में हमने ये एक शब्द देखा है भ्रातृता, इसका क्या अर्थ है? उत्तर लिखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर आदर्श समाज के लिए सब लोगों में भ्रातृता अर्थात भाईचारा का जो भाव होता है ना, भाईचारा के भाव को आवश्यक मानते हैं। भाईचारे का अर्थ है कि समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि समाज में होने वाले हर परिवर्तनों को अपना सके। लोग दूध पानी के मिश्रण की तरह आपस में घुले मिले होना चाहिए और सभी लोगों में अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव होना चाहिए, तभी लोकतंत्र जीवित रह सकता है। भ्रातृता मतलब भाईचारा कि आपस में लोग जो समाज में रहते हैं उन लोग के बीच भाईचारे की भावना हो, एक दूसरे के प्रति नफरत ना हो और उनके कारण समाज में जो गतिशीलता है ऐसी होनी चाहिए कि जब जब समाज में कोई परिवर्तन आए तो उस परिवर्तन को सभी लोग समान रूप से अपना सके। बिल्कुल किस तरह से जैसे दूध में पानी का मिश्रण मिला रहता है, उसी तरह समाज के लोग आपस में मिले रहें। और दूसरी बात है कि लोग एक दूसरे को सम्मान दें व सच्ची श्रद्धा से जो भाव है, सच्ची श्रद्धा का भाव एक दूसरे के प्रति रहे, तभी जो हमारा लोकतंत्र है वो जीवित रह सकता है। तो ये था इस पाठ का परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, और आपने पाठ का सार तो समझ ही लिया होगा। बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया हो तो हमारे वीडियो को लाइक व अपने क्लासमेट को शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।